Okay, my dear students, yesterday as you know that we had started with the water का हमने पहला पार्ट कर दिया था purification of sewage water. So that how you could prepare the pure water from the sewage water. और उसके मैंने आपको 5 steps बताए थे. Today we are going to start with the purification of sea water. अच्छा मेरे बच्चों, आप लोग सी वाटर को कैसे जो है वो प्योर कर सकते हैं? एज वी नो दैट सी वाटर कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ द सॉल्ट्स इनसाइड इट. ठीक है जी. तो सी वाटर जो है उसमें दो चीजें मौजूद होती है. एक तो वाटर मौजूद होता है, ठीक है, और दूसरी चीज उसमें जो प्रेजेंट होती है दैट इज माय डियर सॉल्ट्स. उसमें सॉल्ट्स मौजूद होते हैं. ठीक है जी. यानी सॉल्ट्स पानी के अंदर डिसॉल्व हुए होते हैं, ठीक है, और पानी ड्रिंकेबल नहीं होता. इसको ड्रिंकेबल बनाने के लिए मेरे बच्चों वी यूज द टू मेथड्स. सबसे पहला मेथड जो हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं सी वाटर को प्योर बनाने के लिए दैट इज सिंपल डिस्टिलेशन. सिंपल डिस्टिलेशन में हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए जी, इस तरीके से एक राउंड बॉटम फ्लास्क ले लेते हैं. दिस इज द राउंड बॉटम फ्लास्क. राउंड बॉटम फ्लास्क. इसमें आपने डाल देना है सी वाटर. दिस इज द सी वाटर. ठीक है जी. इसके ऊपर जो है वो एक बंद लगा होता है. बंद कहते हैं स्टॉपर को. और इस बंद में से मेरे बच्चों एक इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट जो है वो बाहर निकल रहा होता है जिसको हम कहते हैं लाइबिक कंडेंसर. कुछ लोग इसको लीबिक कंडेंसर भी कहते हैं. तो आप लोगों को जिस तरह प्रोनाउंसिएशन इसका अच्छा लगे करने, बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट. ठीक है. सो दिस होल थिंग दैट इज कॉल्ड एज द लाइबिक कंडेंसर. इसका फंक्शन क्या होता है वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूं. यहां पर आप लोगों की एक रिसीवर फ्लास्क लगी होती है. सो दिस इज द रिसीवर फ्लास्क. दिस इज द रिसीवर फ्लास्क. ठीक है जी. अच्छा जी. अब हमने ये जो लाइबिक कंडेंसर है इसमें यहां पे वाटर इन होता है. दिस इज वाटर इन एंड दिस इज वाटर आउट. सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये राउंड बॉटम फ्लास्क जो है इसको आप लोग हीट करना शुरू कर दें. When you are going to heat it, the temperature of the sea water that is going to increase and a time will become when it will start boiling. कोई मुझे बताएगा कि किस टेम्परेचर पे ये बॉयल करेगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे. 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल करेगा. दिस इज 100% रॉन्ग, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि प्योर वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है. दिस इज इम्प्योर वाटर. इसमें सॉल्ट्स मौजूद है. तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सॉल्ट दिस सी वाटर बॉइल्स एट 102 डिग्री सेल्सियस. ये बॉयल करेगा 102 या 104 डिग्री सेल्सियस पे. इनमें से किसी एक टेम्परेचर पे बॉयल करेगा. आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब किसी चीज में कोई इंप्योरिटी डालते हैं तो वो उसके मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देती है और उसके बॉइलिंग पॉइंट को जो है वो बढ़ा देती है जी. तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो ज्यादा हो जाएगा. बढ़ा दिया उसको. तो 102 पे ये बॉयल करना शुरू करेगा. बबल्स बनेंगे यहाँ पे और वेपर्स बनके वो वेपर्स यहाँ से पास करेंगे इस ट्यूब में से. ये आपका लाइबिक कंडेंसर है. इस ट्यूब के बाहर जो है वो यहाँ से ठंडा पानी इन करते हैं, यहाँ से वो ठंडा पानी बाहर निकलता है. वो ठंडा पानी इस ट्यूब के इर्द गिर्द घूम के और यहाँ से बाहर निकलता है. तो यहाँ से जो वेपर्स गुजरते हैं उनको जब ठंडी जगह मिलती है तो वो कंडेंस होके दोबारा से लिक्विड के ड्रॉपलेट बना देते हैं और वो लिक्विड के ड्रॉपलेट यहाँ पे गिरना शुरू हो जाते हैं. तो आपके पास सारे का सारा वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में रिसीवर फ्लास्क में इकट्ठा हो जाता है. जबकि जितने भी सॉल्ट्स होंगे वो सारे के सारे जो है वो यहाँ पे आपके नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे. तो इस तरीके से मेरे बच्चों
You can separate a solid thing from the liquid by this method, which is called as the simple distillation. यानी आप लोग हीट करेंगे तो लिक्विड चीज जो है वो बॉयल करके वेपर्स बन के लाइक्विड कंडेंसर में से गुजरेगी। लाइक्विड कंडेंसर का काम क्या होता है कि इट चेंजेस द वेपर्स बैक टू लिक्विड। तो ये वेपर्स को दोबारा से लिक्विड में चेंज कर देता है। तो यहां से वो वेपर्स जो है वो लिक्विड के ड्रॉपलेट बन के यहाँ पे गिरते जाएंगे और आपका सारे का सारा जो सॉल्ट होगा, जो सॉलिड चीज होगी वो यहाँ पे रह जाएगी। तो इस तरीके से दोनों चीजें एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज द सिंपल डिस्टिलेशन। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड व्हिच इज यूज्ड टू प्योर द सी वाटर। ठीक है जी। उसके बाद मेरे बच्चों हम लोग दूसरा मेथड जो यूज करते हैं that is called as the desalination by reverse osmosis। ठीक है जी। so this is called as the desalination by reverse osmosis। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझ लें। जो लोग तो बायोलॉजी पढ़ते हैं इसके बारे में बड़ा अच्छा आइडिया होगा, जो नहीं पढ़ते मैं समझा देता हूं। ये एक जाली होती है, इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन होती है, इसको हम कहते हैं पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन। सो दिस इज द पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन को आप समझ लें कि अगर आप लोग कभी अंडा खाएं तो अंडा जब उसका वो हार्ड शेल ओपन करते हैं तो उसके नीचे से एक वाइट कलर की झिल्ली सी निकलती है जो अक्सर वो एग के ऊपर भी लगी रह जाती है और हम लोग उसको उतारते रहते हैं जी, अगर आपने बॉयल किया हुआ एग तो। ठीक है, तो वो पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन का काम ये होता है कि ये अपने अंदर से लिक्विड को तो पास होने देती है, लेकिन जो चीजें सॉलिड होती हैं उसमें डिसॉल्व हुई होती हैं लिक्विड में, वो इसमें से पास नहीं कर सकती। इसमें से सिर्फ पानी पास कर सकता है। ठीक है जी। तो पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन इसमें से वाटर पास कर सकता है। अच्छा, इसकी एक साइड पे जो है वो हम लोगों ने रख दिया होता है सी वाटर और एक साइड में रख दिया होता है प्योर वाटर। ठीक है जी। जो सी वाटर होता है इसका लो वाटर पोटेंशियल होता है जी, लो वाटर पोटेंशियल। जबकि जो प्योर वाटर होता है उसका हाई वाटर पोटेंशियल होता है। ठीक है, दिस इज द रूल ऑफ नेचर दैट द थिंग्स दे ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। नॉर्मली जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करती है जिसका पार्शियल करती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। यानी कि वाटर जो है वो प्योर वाटर से सी वाटर की तरफ नॉर्मली मूव करता है जी, नॉर्मली। लेकिन हम लोग क्या करवाते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस करवाते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जिस तरफ आप लोगों का प्योर वाटर होता है वहां पे आप लगा देते हैं एक पंप। ये पंप लगा देते हैं। पंप का मतलब एक मोटर लगा देंगे। वो मोटर क्या करेगी, यहां से पानी को खींचेगी। ठीक है, तो यहां से पानी जो है वो ये सी वाटर वाली जगह से भी पानी को खींचती जाएगी। सॉल्ट जो होंगे वो इसमें से पास नहीं कर सकते। ठीक है, सॉल्ट को ये रोक लेती है इधर ही, जबकि सिर्फ पानी यहां से निकल के इधर आता जाता है और पंप से जो है वो पाइप निकाल के जो है वो हम लोग पानी आगे लेके चले जाते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी लो वाटर पोटेंशियल से हाई वाटर पोटेंशियल की तरफ आप लोग वाटर को मूव करवाते हो यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम द पंप। ठीक है जी। तो उस वक्त जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज द रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है जी। तो इसको लिख लें, वाटर कैन बी moved from low
water potential to high water potential using energy from pump is called reverse osmosis. ठीक है बच्चों, so this is called as the reverse osmosis. ये चले आगे, इसको अगर कॉपी कर लिया तो चलूं आगे बेटा? यस सर। बता दूं यार? अच्छा मेरे प्यारे और बहादुर बच्चों, आखिरी चीज जो इस चैप्टर की बची है, उसके बाद ये वाटर वाला चैप्टर फिनिश हो गया और हम लोग इसकी फिर टॉपिकल जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, एयर, ऑक्सीजन और वाटर की। द लास्ट थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू दैट इज यूट्रॉफिकेशन। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक छोटी सी चीज सुनने, दो चीजें होती हैं, एक होता है नाइट्रेट और एक होता है फॉस्फेट। दुनिया में कोई भी सब्सटेंस, कोई भी सॉल्ट जिसके अंदर नाइट्रेट आ जाए या फॉस्फेट आ जाए, मसलन पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट या पोटेशियम फॉस्फेट, यानी नाइट्रेट और फॉस्फेट में से कोई भी एक चीज अगर आपके पास आ जाए, तो कीप रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, these nitrates and phosphates, they are used as fertilizers for healthy plant growth. ठीक है जी। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दुनिया में कोई भी चीज जिसमें एन का मतलब होता है नाइट्रोजन, पी का मतलब होता है जी फॉस्फोरस, और के का मतलब होता है मेरे बच्चों पोटेशियम। इन तीनों में से कोई भी एक एलिमेंट जो है वो अगर किसी भी कंपाउंड में आ जाए तो उसको आप लोग फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स दोनों फर्टिलाइजर्स में प्रेजेंट होते हैं। दे आर यूज्ड फॉर हेल्थी प्लांट ग्रोथ। अब होता क्या है, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं जी। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व होके मेरे बच्चों व्हाट दे डू, वाटर में डिसॉल्व होके ये लोग जब इनको हम लोग फसलों के ऊपर फेंकते हैं तो ये वाटर में डिसॉल्व होके जमीन के नीचे पानी होता है जिसको कहते हैं ग्राउंड वाटर, तो ग्राउंड वाटर में सीप डाउन कर जाते हैं ये नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स। ग्राउंड वाटर जो है वो आप लोगों का रिवर्स में, ठीक है, और पॉन्ड्स में जाके जो है वो खुलता है, ठीक है, रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, ठीक है, वहां पे जाके जो है ये जो आपका ग्राउंड वाटर होता है वो ओपन होता है। तो ये नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स जो है वो रिवर्स और पॉन्ड्स में पहुंच जाते हैं। तो रिवर्स और पॉन्ड्स में जब ये नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स पहुंच जाते हैं तो दे आर गुड सोर्स ऑफ ग्रोथ फॉर एल्गी। इनके ऊपर एक ग्रीन कलर की चीज होती है एल्गी जिसको कहते हैं, वो ग्रो करती है। इफ यू सी इन योर गार्डन, तो आपके घर के गार्डन में जहां पे नलका खुला होगा वहां पे पानी टिप 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 गिर रहा है, वहां पे जगह जो है वो ग्रीन हो गई होती है। तो वो जो ग्रीन फेस है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्गी, ठीक है जी। तो वो एल्गी की वजह से जो है वो ग्रीन फेस हो गई होती है माय डियर। तो वो एल्गी जो है वो
नाइट्रेट और फॉस्फेट उसको बड़े पसंद होते हैं, वो उसके ऊपर ग्रो कर जाता है। ठीक है, ये एल्गी ये यूनिसेलुलर प्लांट होते हैं। ठीक है, तो ये रिवर्स और पॉन्ड्स की सरफेस के ऊपर सारा ग्रीन ग्रीन सी चीज आ जाएगी। अब वो जो एल्गी है वो क्या करेगा, सनलाइट को ब्लॉक कर देगा, सनलाइट को स्ट्रीम और रिवर के अंदर नहीं जाने देगा, तो वो रिवर के अंदर जो रहने वाले प्लांट्स हैं वो डेड हो जाएंगे। जब वो डेड हो जाएंगे तो उनपे जो फिशेस डिपेंड करती हैं वो भी डेड हो जाएंगी। ठीक है, जब चीजें डेड हो जाएंगी तो वो गलना सड़ना शुरू कर देंगी, डीकम्पोज होना शुरू हो जाएंगी, और जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी। ठीक है जी, तो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी उस पानी की। तो ये जो पूरी की पूरी डिस्टर्बेंस है, इसको हम कहते हैं यूट्रॉफिकेशन। यू गॉट इट? एवरीबॉडी गॉट इट? इसको मैं डिक्टेट Yes, sir. इसको मैं डिक्टेट करवा रहा हूं, आप लोग लिख लो प्लीज। लिखिए जी, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स nitrates and phosphates are used as fertilizers for healthy plant growth. They are soluble in water. They are soluble in water and seeps down the groundwater. बेटा एक काम करो कि ये बंद कर दो कि बाहर से डिस्टर्बेंस आ रही है। अच्छा जी, seeps down the groundwater। आगे क्या मैंने लिखवाया है? कितना लिखवाया है? आगे लिखिए जी, seeps down the groundwater। आगे लिखिए, they are good source of growth for algae। They are good source of growth for algae। The algae on the surface of rivers and ponds the algae on the surface of rivers and ponds blocks sunlight surface of on the surface of rivers and ponds blocks sunlight due to which the plants living the plants living in the ponds and rivers die. Fishes die as well. Fishes die as well. This whole disturbance एक चीज छोड़ गया हूं, rate of decomposition increases and rate of reaction increases. This whole disturbance is called
यूट्रोफिकेशन। ओके गाइस, ये मैंने आप लोगों को एक वर्कशीट सेंड कर दी है एयर, ऑक्सीजन और वाटर की। ठीक है जी, ये आप लोगों को मैंने ग्रुप में सेंड कर दी है। आप लोग चेक करें, आप लोग अपने ग्रुप में सबको मिल गई है जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए हैं? Did you get it? Yes, sir. Is that- Yes, sir. चलिए जी, आप लोग बेटा चेयर पकड़ के ना जरा प्लीज इधर पास आ जाओ। ठीक है, इस तरफ को आ जाओ। हम लोगों ने ये क्वेश्चन करने हैं, चेयर पकड़ के जल्दी से आ जाओ। ये मैं आप लोगों के साथ बेटा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज क्वेश्चंस वन बाय वन। इनका तरीकाकार देखते जाओ। आगे आ जाओ जल्दी से यार, भीड़ मारो जरा। इधर आगे कर दो, साथ साथ कर लो। इधर जल्दी से आ जाओ। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चंस वन बाय वन। एक एक करके हम इन क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन को देखते जाएं। सबसे पहले मैं एक एक करके क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और उसके बाद आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। इसमें से कुछ चीजें पिछले चैप्टर से बिलोंग करेंगी, तो मैं आपको साथ साथ वो भी रिवाइज करवा दूंगा। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट माय डियर। Which substance does not need air as a raw material for its manufacture? इस प्रोसेस के लिए आपको जो है वो एयर नहीं चाहिए। ठीक है, अमोनिया। अमोनिया जो है इसका हैबर्स प्रोसेस होता है, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपको चाहिए होती है और इसके रिजल्ट में अमोनिया बनता है। ये मैं आप लोगों को रिपीट करवा रहा हूँ। तो इसमें ये नाइट्रोजन जो है ये कहां से आती है? बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर। तो इसमें आपको एयर चाहिए। दूसरा आगे आयरन। आयरन मैंने आप लोगों को मेटल्स का जब चैप्टर करवाया था तो मैंने बताया था कि ये ब्लास्ट फर्नेस होता है। ब्लास्ट फर्नेस में दो इनलेट होती हैं जिसके थ्रू आप लोग हॉट एयर अंदर इंट्रोड्यूस करते हो, तो इसके लिए भी आपको एयर चाहिए होती है। ठीक है जी, उसके बाद आ जाए सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेपरेशन होती है और उसके जो है वो 5 स्टेप्स होते हैं। तो पहले स्टेप में आप सल्फर को बर्न करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, तो इसमें भी आपको एयर चाहिए होती है। तो ये सोडियम बचता है, सोडियम ग्रुप 1 की मेटल है, ये बहुत रिएक्टिव होती है, तो इसको बनाने के लिए एयर नहीं चाहिए, बल्कि जहां पे ये बने वहां पे एयर होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव है। इफ इट कम्स इन कांटेक्ट विद द एयर, तो ये मेरे बच्चों एयर के साथ जो है वो रिएक्ट कर जाएगी। तो सी, दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट? Yes, sir. Okay, have a look at the next question. An element is burned in an excess of oxygen. एक एलिमेंट है, सपोज करें उसका नाम सल्फर है, ये ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है। पहले ये अकेला एलिमेंट था, अब इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो सिंपल सी बात है अकेले एलिमेंट का मास कम होगा, जब उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगी तो उसका मास ग्रेटर हो जाएगा। तो द मास इज ग्रेटर देन द एलिमेंट, तो बी, दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट? Yes, sir. चलिए जी नेक्स्ट। समझ लग रही है रूबा तुझे कि नहीं? नहीं लगेगी तो पूछ लेना यार, यहाँ से आराम से बैठे मत रहना तुम लोग प्लीज। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों। अ सैंपल ऑफ एयर इज स्लोली पास थ्रू एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे बच्चों, ये बेस होती है, एल्कली होती है। तो ये क्या करती है? बेस हमेशा एसिडिक चीजों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो हवा में जो एसिडिक गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है जी, एंड देन ओवर हीटेड कॉपर, और फिर कॉपर पे से पास करते हैं। तो कॉपर जो है वो क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड विच गैसेस आर रिमूव्ड बाय दिस प्रोसेस, तो कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा और ये जो हॉट कॉपर है इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होके कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। तो बी, दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट? Yes, sir. अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन है
Molecules present in car exhaust fumes include carbon dioxide, carbon monoxide, nitrogen, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, and water. Which of these molecules are also present in unpolluted air? तो इनमें से कौन कौन सी चीजें अनपोल्यूटेड एयर का मतलब हमारी नॉर्मल एयर में मौजूद होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एक तो नाइट्रोजन होती है, उसके बाद जो है वो वाटर होता है। तो ये तीन चीजें हमारी नॉर्मल एयर में जो है वो मौजूद होती हैं। तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है जी, ये चीजें मौजूद होती हैं। तो ये सी, दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट? Yes, sir. चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे बच्चों। ये क्वेश्चन बड़ा मजे का है, देखने में ये लग रहा है जैसे बहुत कोई मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। ये क्या चक्कर है यार ये? तो ऊपर ऑप्शन है ना सिंगल टैब, ये नहीं उधर सिंगल टैब वाला ऑप्शन, ये इधर, अब ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यारे और बहादुर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि आयरन फिलिंग्स आर रैप्ड इन अ डैम्प क्लॉथ। आयरन है तो आयरन को रस लगता है, आपको याद होगा मैंने बताया था कि आयरन ऑक्सीजन के साथ और वाटर वेपर्स के साथ जुड़ के क्या बना देता है? Fe2O3.H2O। इसको हम लोग रस का नाम देते हैं, जंग का नाम देते हैं। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? इज लेफ्ट इन द apparatus as shown which letter indicates the water level when rusting has finished। तो सिंपल सी बात है, ये आपके पास एयर है, कितनी एयर है? उसमें अमाउंट दी हुई है 50 cm क्यूब, 50 cm क्यूब एयर है। तो एयर में से ऑक्सीजन रस्टिंग में इस्तेमाल होती है। तो अगर आपके पास एयर जो है और ऑक्सीजन, एयर अगर 100 हो तो मैंने बताया था ऑक्सीजन उसमें 20 होती है। एयर आपके पास कितनी है? 50, तो उसमें ऑक्सीजन कितनी होगी? 10। तो 10 cm क्यूब ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल हो जाएगी रस्टिंग में। तो 10 cm क्यूब ऑक्सीजन जब कम हो जाएगी तो पानी का ये जो लेवल है ये 10 cm क्यूब ऊपर चला जाएगा, 40 पे आ जाएगा। इसका मतलब है आपका आंसर क्या होगा? सी, यानी 40 तक जो है वो आपका लेवल आ जाएगा। यू गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. ये देखने में लग रहा है जैसे पता नहीं कितना मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा जी अगला क्वेश्चन देख लें। ये इतनी अच्छी ये फोटो नहीं खींची गई भी, लेकिन चले खैर क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। वो कह रहे हैं कि in which pair do both pollutant cause damage to the building। तो बिल्डिंग मार्बल की बनी होती है, तो मार्बल के साथ हमेशा एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये चीजें मौजूद होंगी। तो ये डी में आ रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल गैस होती है, ठीक है जी, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। आगे चलें जी। यहां पे वो क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा जी यहाँ पे वो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन एयर इज कूल्ड टू -200 डिग्री सेल्सियस सम ऑफ दीज गैसेस लिक्विफाई। तो इनमें से कुछ गैसेस लिक्विफाई हो जाएंगी। तो कौन कौन सी लिक्विफाई होंगी? -200 तक एक तो ये लिक्विफाई हो जाएगी, एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी। ये दोनों का तो जो टेम्परेचर है वो -200 से भी नीचे है, तो ये लिक्विफाई नहीं होगी। तो कौन कौन सी हो जाएंगी? आर्गोन हो जाएगी, नाइट्रोजन हो जाएगी और ऑक्सीजन हो जाएगी। तो आर्गोन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दे वुड बी लिक्विफाइड। बी, दैट इज योर आंसर। ये मैंने आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर में बताया हुआ है। ओके गाइस, नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो किधर भाग रहा है ये? अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। To reduce the atmospheric pollution, the waste gases from a coal burning power stations are passed through powdered calcium carbonate। कैल्शियम कार्बोनेट हमेशा एसिडिक चीजों के साथ रिएक्ट करता है, एसिडिक ऑक्साइड के साथ। वो कह रहे हैं विच गैस विल नॉट बी रिमूव्ड, यानी जो एसिडिक नहीं होगी वो इसको रिमूव नहीं कर सकेगा। तो सारी नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं सिवाय कार्बन मोनोऑक्साइड के। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, तो ये रिमूव नहीं होगा। तो ए, दैट इज योर आंसर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा, फॉस्फोरस ये भी नॉन मेटल का ऑक्साइड है, हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड ये भी हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड, तो ये कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट देखें जी।
which of the following gases cannot be removed from exhaust gases of petrol power car by its catalytic converter? यानी कौन सी चीजों को कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो नहीं रोक सकता, जो हमारी नॉर्मल एयर में शामिल होती है उनको नहीं रोक सकता? तो कार्बन डाइऑक्साइड ही आपका आंसर होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आपकी एयर में पहले से मौजूद है, नॉर्मल एयर का पार्ट है। कैटालिटिक कन्वर्टर सिर्फ उन्हीं गैसेस को स्टॉप करता है जो हमारी एयर में शामिल ना हो। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को ये रोक लेता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को रोक लेता है, हाइड्रोकार्बन्स को रोक लेता है। ये मैंने आपको बताया होगा कैटालिटिक कन्वर्टर। यू गॉट इट? Yes, sir. अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो क्वेश्चन कह रहा है द गैस was passed backward and forward over hot copper turning। तो ये एयर है, एयर को पास करते हैं ये हॉट कॉपर टर्निंग में से। तो वो कहता है कि एयर का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो वो डिक्रीज हो गया, कितना हो गया है? ये देखें 100 में था, 100 से कितना हो गया? 70 पे। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन कितनी होगी? 100 से 70 हो गया, तो 30 कम हो गई है, तो 30% आपकी ऑक्सीजन होगी। ये उसने जानबूझ के आपको उसने ऑक्सीजन का जो नॉर्मल एयर में वॉल्यूम होता है 20%, वो नहीं पूछा हुआ, उसने जानबूझ के ग्राफ बना के आप लोगों को चेक किया है कि आपको ग्राफ रीड करना आता है कि नहीं आता। तो 100 टोटल वॉल्यूम था एयर का, वो डिक्रीज जो हुआ है उतनी एयर कॉपर के साथ रिएक्ट कर गई है, तो 70 रह गई है, तो इसका मतलब है 30 रिएक्ट कर गई है। ठीक है, तो 30% आपकी जो है वो ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है। ओके गाइस, ये मैंने आपको वर्कशीट भेज दी है। सो ऑल ऑफ यू प्लीज जस्ट प्रैक्टिस दिस वर्कशीट। कल भी हम लोग इंशाल्लाह ताला जो है वो वर्कशीट के मजीद क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, और इंशाल्लाह ताला इस फ्राइडे को जो है वो इस चैप्टर का फिर आपका टेस्ट होगा। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस।